और देखना अपन स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 16, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिकी। देखना ध्यान से, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। देखिए बिल्कुल नया चैप्टर है। अपन ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उसमें अपन ने 3 तरह के पदार्थ देखे थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक देखे थे ना अपन ने। चालक की क्या परिभाषा थी? वे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से बह जाए, या फिर ऐसे कहें कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए। याद करो, चालकों में आवेशवाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट बहता है। फिर अपन ने पढ़े कुचालक, वे पदार्थ जिनमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, या ऐसे कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और तीसरे हमने पढ़े थे कौन से? अर्धचालक। अर्धचालक कौन से होते हैं? जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और ना भी फ्लो हो, दोनों कंडीशंस मिक्स हो। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और ना भी हो। वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं? अर्धचालक। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर पोर्शन में, ज़्यादातर क्या मतलब 99% जो चैप्टर है वो अर्धचालक के बारे में रहेगा। मतलब हमें ज़्यादा जानकारी किसकी करनी है? अर्धचालक की, ठीक है ना। अब अर्धचालक पढ़ने से पहले दो एक परिभाषाएं हैं, पहले उनको समझते हैं हम। सबसे पहला जो नाम आता है इस चैप्टर में वो आता है भाई ऊर्जा स्तर। सबसे पहला नाम क्या आता है? ऊर्जा स्तर। क्या होते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल। बहुत सरल परिभाषा है, आप ध्यान से देखना। आप सभी जानते हो कि जो परमाणु है वो लगभग गोलाकार होता है। अरे परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। वैसे तो कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं असल में तो, पर लगभग हम कैसे मान लेते हैं? वृत्ताकार। इसका जो केंद्रीय भाग है इसे नाम दिया गया है नाभिक। क्या बोलते हैं इस हिस्से को? और नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। केवल इतना कह दो आप तो, नाभिक के चारों ओर। तो जिस जगह पर मान लो चक्कर इस जगह पर लग रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसे ही क्या नाम दिया जाएगा? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? ऊर्जा स्तर। डेफिनेशन समझ में आई ना? एक बार बोलना था, क्या परिभाषा लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर दो, एक ही बात। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, चारों ओर बोलिए, जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं है बताइए? बहुत सरल परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चक्कर लगाएगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? ऊर्जा स्तर। अब सुनना, इसमें 2 तरह के ऊर्जा स्तर फेमस हैं। पहले ऊर्जा स्तर का नाम तो रहेगा संयोजी ऊर्जा स्तर। क्या नाम होगा? संयोजी ऊर्जा स्तर। और दूसरे ऊर्जा स्तर होंगे रिक्त ऊर्जा स्तर। देखो बहुत सरल है इन दोनों को समझना, ध्यान से देखना आप। देखो आपने 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर नियम पढ़े होंगे, हुंड का नियम, पाउली का नियम पढ़ा है क्या आपने? क्या पढ़ा है उसमें? इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं?
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं कम ऊर्जा वाली कक्षा में। सबसे कम ऊर्जा होती है पहली कक्षा की। आपको ऊर्जा का सूत्र याद हो, -13.6 Z²/n²। पढ़ाया था कि मैंने आपको। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लें अगर, तो पहली कक्षा की ऊर्जा आएगी -13.6, दूसरी क्या आएगी -3.4। नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा के मान में कमी आती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? इस पहली कक्षा में। कौन सी में? पहली। फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, यह क्रम चलता रहेगा। अच्छा, कोई भी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है? 2n² सुना है क्या? फिर आपको कुछ भी याद नहीं है भाई। 2n² सुना है क्या आपने? n का मान 1 जमा के देखना पहली कक्षा के लिए। तो पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन लेगी? 2। पता है कि नहीं पता है? अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जाएगा। अभी इस कक्षा में 1 वैकेंसी और खाली है। मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इसमें गया और दूसरा भी इसी में जाएगा। और पहली की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की है? केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की। मान लीजिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली में चले जाएंगे और फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन इस दूसरी में जाएंगे। दूसरी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की है? 8। कितने? तो अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 10। तो 2 कहाँ चले जाएंगे? पहली में। और 8 कहाँ जाएंगे? 8 कहाँ जाएंगे? तो दूसरी तक ही भरेगी। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे इसके ऊपर एक कक्षा और होगी। अरे कक्षाएं तो बहुत सारी होंगी ना। तो ये सभी ऊर्जा स्तर है। सभी क्या है ये? पर ध्यान रखना, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मैं कैसे भरूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, बचेंगे कितने? तो 5 इसी ये सेकंड कक्षा जाएंगे, पूरे 5 इसमें जाएंगे। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन था वो कौन सी ऊर्जा स्तर में गया? दूसरे में। कौन से में गया? इसका नाम हो जाएगा संयोजी ऊर्जा स्तर। क्या नाम हो जाएगा? संयोजी ऊर्जा स्तर की क्या पहचान है? अंतिम इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, अब आप बताना मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो संयोजी ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? सीधी सी बात, 2 पहले में चले जाएंगे, 8 दूसरे में चले जाएंगे। फिर जो 8 और 10 हो गए ना, जो 1 बचेगा वो किस में जाएगा? तीसरे में। तो तीसरा क्या बन जाएगा हमारे लिए? संयोजी ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर ही है, पर उसकी विशेषता क्या है? लास्ट का इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा उसे क्या नाम दिया जाएगा भाई? संयोजी ऊर्जा स्तर। और फिर नाम क्या है? फिर नाम क्या है? मतलब संयोजी के बाद के जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे वो सभी रिक्त तो होंगे शायद है। मान लीजिए अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन था। इस एग्जांपल में समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से में जाएगा? पहले वाले में। तो पहला कौन सा बन जाएगा? संयोजी। फिर दूसरा कौन सा रहेगा? रिक्त रहेगा। तीसरा कौन सा रहेगा? चौथा कौन सा रहेगा? मतलब संयोजी के बाद के जो ऊर्जा स्तर हैं, संयोजी ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले जो ऊर्जा स्तर हैं वो सभी कौन से कहलाएंगे? रिक्त ऊर्जा स्तर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई ना? तो पहली परिभाषा किस चीज की है? संयोजी स्तर, सॉरी ऊर्जा स्तर, जो सिंपल परिभाषा है। अच्छा, एग्जाम की दृष्टि से कतई नहीं पूछी जाएगी, पर आगे आपको काम देगी, इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं भाई ना। क्या डेफिनेशन है ऊर्जा स्तर? और ऊर्जा स्तर में आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संयोजी ऊर्जा स्तर और रिक्त ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर की क्या पहचान है? लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा उसे नाम दिया जाएगा संयोजी ऊर्जा स्तर। और उसके बाद के जो ऊर्जा स्तर होंगे वो कैसे होंगे? अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्यादा रहेगी? 2 तरह के हैं ना, संयोजी और रिक्त। संयोजी और रिक्त ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? 2 आंसर देने, संयोजी या रिक्त। संयोजी या रिक्त। रीजन सही देखना, कौन से ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्यादा होगी? संयोजी की या रिक्त की? रिक्त की। अरे सोचो ना, नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ रही है। सबसे कम ऊर्जा पहले की है। मान लो पहला संयोजी है, दूसरा रिक्त होगा, ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा। दूसरा संयोजी है तो फिर तीसरा रिक्त होगा, इसकी ऊर्जा कैसी है? और ज्यादा। नहीं समझ में आया?
जितना दूर बढ़ोगे नाविक से ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि। इसका मतलब रिक्त ऊर्जा स्तर की ऊर्जा संयोजी ऊर्जा स्तर की तुलना में ज्यादा होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी बताइए? इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? संयोजी में कि रिक्त में? इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? संयोजी में या रिक्त में? और संयोजी पूर्ण भरा होगा कि आंशिक भरा हुआ होगा? कैसा भी हो सकता है। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाता और पहली कक्षा कौन सी बन जाती? संयोजी। अभी आंशिक भरा हुआ है क्योंकि इसी कैपेसिटी 2 की है और इसमें एक ही आके बैठा है। पर सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते? 2, तो दोनों पहली में ही जाते, संयोजी ऊर्जा स्तर पहला ही होता, पर अब वो पूर्ण भरा हुआ होता। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको पूरा कंक्लूजन सुनाऊं जो आपको दिमाग में अब तक बस जाना चाहिए। ऊर्जा स्तर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जहां चक्कर लगाता है उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। 2 प्रकार के हैं, संयोजी और रिक्त। लास्ट का इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाएगा वो संयोजी, उससे ऊपर वाले कैसे होंगे? रिक्त। यहां तक आने के लिए एकदम बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? संयोजी में। रिक्त में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा और संयोजी आंशिक या पूर्ण भरे हुए हो सकते हैं। और ऊर्जा किसकी ज्यादा? रिक्त की ऊर्जा कैसी है? ज्यादा। जल्दी से आप नोट करें इन सब बातों को। हेडिंग लगाएं आप, ऊर्जा स्तर। हेडिंग लगाएं भाई आप, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ठीक है ना? थोड़ा लिखेंगे रफ्तार में हल्का सा है। ऊर्जा स्तर में लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। लाइन चेंज करके डैश लगाइए। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा स्तर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला लिखिए, नंबर 1 संयोजी ऊर्जा स्तर। नंबर फर्स्ट संयोजी ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर, इसके अंदर लिखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है, जो भी लिखना चाहो आप। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में परिक्रमा करता है उसे संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में परिक्रमा करता है उसे संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। लिख लिए। और नंबर 2 डाल दीजिए आप, रिक्त ऊर्जा स्तर। बहुत इजी लैंग्वेज है, सबको समझ में आ रहा होगा शायद। कोई डाउट हो आप तुरंत पूछ लेना भाई ना। रिक्त ऊर्जा स्तर की क्या डेफिनेशन होगी? संयोजी ऊर्जा स्तर के बाद के ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर के बाद के ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर के बाद के ऊर्जा स्तर रिक्त ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। संयोजी ऊर्जा स्तर के बाद के ऊर्जा स्तर रिक्त ऊर्जा स्तर कहलाते हैं।
यहां तक सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। फिर नीचे और डैश लगाइए, एक लिखिए संयोजी ऊर्जा स्तर, संयोजी ऊर्जा स्तर, संयोजी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन से पूर्ण या आंशिक भरे हो सकते हैं। संयोजी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन से पूर्ण या आंशिक भरे हो सकते हैं। जो संयोजी ऊर्जा स्तर हैं वो पूर्णतः भरे भी हो सकते हैं और आंशिक भरे हुए भी हो सकते हैं। जबकि रिक्त ऊर्जा स्तर, और नाम ही उसका रिक्त ऊर्जा स्तर है, में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। रिक्त ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है भाई? एक बात और लिखिए, ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? लिख दो इस बात को। रिक्त ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा संयोजी ऊर्जा स्तरों की तुलना में ज़्यादा होती है। रिक्त ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, रिक्त ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा संयोजी ऊर्जा स्तरों से अधिक होती है। रिक्त ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा संयोजी ऊर्जा स्तरों से अधिक होती है। बस पर्याप्त है भाई। यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा भाई। पूछना है कुछ इसमें? आगे बढ़े। ऊर्जा स्तर के बाद जो हम हेडिंग पढ़ेंगे वो है ऊर्जा बैंड। लिख लो, ऊर्जा बैंड। देखिएगा, देखिए थोड़ा समझना ध्यान से है ना, ये काम की चीज़ है। आगे ना अब आज और कल हमें यही पढ़ना होगा शायद। हेडिंग देखिए आप, सेकंड जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी ऊर्जा बैंड। और सब बोर्ड देखें आप, ये देखिए अगर मैं एक स्वतंत्र परमाणु की बात करता हूं, सिंपल एक परमाणु की बात करते हैं, तो आप परमाणु कैसे बनाते? केंद्र में तो आप क्या बनाते? नाविक। हाँ है ना? और नाविक कैसा होता है? धनात्मक। फिर यहां पहली कक्षा बनाते, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अरे कितने पाए जाते हैं? दो ही हो सकते हैं। मैं कोई भी एक एग्जांपल मान रहा हूं जिसमें मेरे पास है, मान लो आप 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। दो तो पहली में गए, फिर आगे कौन सी में जाएंगे? दूसरी में। मेरे पास 8 थे, उदाहरण के लिए मैंने 8 माने, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन की और जगह है ना इसमें। 10 तक 8 आ सकते थे ना इसके अंदर, 6 यहाँ हैं। इसके बाद कौन सा ऊर्जा स्तर होगा हमारा? यहाँ कोई तीसरा भी होगा, और ऊर्जा स्तर तो बहुत सारे होंगे शायद। संयोजी ऊर्जा स्तर कौन सा है? संयोजी ऊर्जा स्तर कौन सा है? दूसरा। और रिक्त ऊर्जा स्तर तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी हैं वो सब कैसे माने जाएंगे? रिक्त। ये कहानी है एक स्वतंत्र परमाणु की। किसकी? एक स्वतंत्र परमाणु की। ऐसा ही एक परमाणु हम इसके बगल में और मानते हैं। देखो, दूसरे परमाणु का नाविक सेम इसी पदार्थ का परमाणु है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी में? 2। और जो दूसरी कक्षा है उसमें आप 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ तीसरी ऊर्जा स्तर बना दिया हमने। 2 परमाणु हो गए। ठीक है ना? ये जो कहानी आप देख रहे हो अलग अलग, ये है स्वतंत्र परमाणुओं की। किसके है भाई? स्वतंत्र परमाणुओं की। अब आपने पदार्थ का निर्माण किया। जब पदार्थ का निर्माण करते हैं तो परमाणुओं को पास पास लाना होता है। क्या एक पदार्थ में परमाणु के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है क्या? कितने पास होते हैं परमाणु? बहुत ज़्यादा निकट।
कितने निकट है। उदाहरण से ये समझ लीजिए आप, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन लूँ, 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन समझ गए आप, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तीनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर हों अगर, तो उसमें लगभग 10 की घात 26 परमाणु होते हैं भाई। तो क्या ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी हो गई? 10 की घात 26 इकाई, इकाई, सैकड़ा गिनना आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएंगी, पर जीरो खत्म नहीं होंगी, इतनी ही 26 जीरो। कितने आयतन में? और 1 सेंटीमीटर क्योंकि बहुत बड़ा आयतन होगा क्या, एक छोटे से अंगुल के बराबर, इतना सा आयतन में इतने सारे परमाणु हैं। मतलब ये आंकड़ा दिखाता है कि परमाणुओं को तो बहुत ज़्यादा निकट लाया गया होगा पदार्थ का निर्माण करने के लिए। और आप विचार करना, अगर मैं इन परमाणुओं को पास लेके आता हूं तो देखना इनमें कितने प्रकार के बल लगते हैं। ध्यान से देखना, ये नाभिक इस नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ है ना। और ये नाभिक इन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित। हाँ है ना। ये तो सिर्फ इस नाभिक का है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक को क्या करेगा? आकर्षित। और इन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? समझ पा रहे हो? ऐसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये सभी नाभिक, कहने का मतलब कितने बल लग जाएंगे। अरे मैंने 7 का एग्जाम्पल लिया है और सिर्फ 2 परमाणु लिए हैं। अब इस परमाणु के इधर परमाणु है, इधर ही परमाणु है, इधर ही परमाणु है, चारों ओर परमाणु से घिरा हुआ है। अगर आप पूरी कल्पना करोगे तो शायद मुझे लगता है इतने बल लग जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते इन बलों को। हाँ है ना। या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, पर बलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं, अन्योन्य क्रिया। क्या नाम दिया हमने इस चीज़ को? सुनना ध्यान से। अन्योन्य क्रिया समझ गए ना? मैं से कहूँगा कि पदार्थ निर्माण के समय जब परमाणुओं को पास लाया जाता है, ये लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये अभी कहानी जब पढ़ रहे थे अपन थोड़ी देर पहले, वो एक स्वतंत्र परमाणु की थी। पर जब पदार्थ का निर्माण होगा तो क्या परमाणु स्वतंत्र रहेंगे? क्या नहीं। पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है तो ये स्वतंत्र ना रहकर क्या कहोगे? एक सतत संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये बताओ, इतने सारे बल लग जाएंगे तो क्या परमाणु बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाएंगे? नहीं समझ में आया आपको? 2 परमाणु के बीच में जब हजारों बल लग रहे होंगे तो क्या उनके बीच में कोई गैप रह सकता है क्या? फिर नहीं, बिल्कुल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। इसे कहते हैं सतत संरचना। दोबारा सुनना, पदार्थ निर्माण के लिए जब 2 परमाणुओं को पास लाया जाता है तो क्या होती है? अरे बोला करो, अन्योन्य क्रिया। समझिए आप, मतलब देसी भाषा में कहूँ तो बहुत ज़्यादा बल लग जाते हैं, बहुत संख्या में बल लग जाते हैं। अन्योन्य क्रिया होती है। और इस अन्योन्य क्रिया से क्या प्रभाव पड़ा? परमाणु स्वतंत्र ना रहकर सतत संरचना का निर्माण करते हैं और इसे ही हम क्या नाम देते हैं? ऊर्जा बैंड। क्या नाम देते हैं? ऊर्जा बैंड। पदार्थ का निर्माण हुआ, परमाणुओं को पास लाए, ये सब मिल मिला करके। अब और थोड़ा इजी स्टेप में बोलूँ ना, तो जब पदार्थों को पास लाते हैं ना तो ये ऊर्जा स्तर मिलकर ऊर्जा बैंड बनाते हैं। ये कह दो आप। तो परमाणु को पास लेके आएंगे तो देखो, इसका ऊर्जा स्तर रिक्त है कि नहीं है? ये इसका ऊर्जा स्तर रिक्त है कि नहीं है? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे बहुत ढंग से, क्लोजली अन्योन्य क्रिया के कारण पैक हो जाएंगे तरीके से। और एक क्या निर्माण कर लेंगे? ऊर्जा बैंड का। किसका निर्माण कर लेंगे? जैसे ऊर्जा स्तर 2 प्रकार के थे, ऊर्जा बैंड भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। नंबर पहला, संयोजी बैंड। कौन सा बैंड साहब? संयोजी बैंड। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग बैंड इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग बैंड, संयोजी बैंड। और दूसरे बैंड का नाम है चालन बैंड। ऊर्जा स्तर तो क्या नाम था? रिक्त। और बैंड का नाम क्या है वहां पर? चालन, कंडक्शन बैंड। मेरी कहानी दोबारा सुनना आप। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी किसकी? ऊर्जा बैंड की। किसकी? तो ऊर्जा बैंड में क्या लिख दोगे आप?
पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है तो अन्योन्य क्रिया होती है जिससे परमाणु स्वतंत्र ना रहकर एक सतत संरचना का निर्माण करते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर कहानी यहाँ तक? ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संयोजी बैंड और संयोजी बैंड कैसे बने होंगे? नाम ही संयोजी बैंड है और ऊर्जा स्तर भी तो आपने एक संयोजी पढ़ा था, तो आप इसमें लिखोगे संयोजी ऊर्जा स्तरों के मिलने से। के अतिव्यापन से कह दो या मिलने से कह दो, अतिव्यापन कह दो आप। के अतिव्यापन से। दोबारा सुनना, जब संयोजी ऊर्जा स्तर आपस में मिले होंगे तो कौन से बैंड का निर्माण करेंगे साहब? संयोजी बैंड का। और चालन बैंड कैसे बनेगा? चालन बैंड कौन सा ऊर्जा स्तर था? एक रिक्त ऊर्जा स्तर के अतिव्यापन से कौन सा बैंड बनेगा? यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार नोट करो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसमें ना। हेडिंग लिखें आप, ऊर्जा बैंड। हेडिंग लिखिए भाई, ऊर्जा बैंड। और ऊर्जा बैंड में लिखो पदार्थ निर्माण के लिए। ऊर्जा बैंड में लिखिएगा भाई, पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है, पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है, पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है तो परमाणु स्वतंत्र ना रहकर पदार्थ निर्माण के लिए जब परमाणुओं को पास लाया जाता है तो परमाणु स्वतंत्र ना रहकर सतत संरचना का निर्माण करते हैं। हाँ लिख दो, अन्योन्य क्रिया कारण ऐसे लिख दो। जब परमाणुओं को पास लाया जाता है तो परमाणु स्वतंत्र ना रहकर अन्योन्य क्रिया के कारण, जोड़ दो बीच में, स्वतंत्र ना रहकर अन्योन्य क्रिया के कारण सतत संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। दो अलग अलग नाम समझ में आ गया क्या आपको? ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड। जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए वो तो ऊर्जा स्तर, और जब ऊर्जा स्तर मिल जाएं तो क्या बना देंगे? ऊर्जा बैंड। लाइन चेंज करो, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजी बैंड, VB लिख देना, इंग्लिश वर्जन बैलेंसिंग बैंड बोलते हैं इसलिए ना, संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड कैसे बना होगा? संयोजी ऊर्जा स्तरों के मिलने से। तो लिख दो, सीधा लिख दो, संयोजी ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से संयोजी ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से संयोजी बैंड का निर्माण होता है। संयोजी ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से संयोजी ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से संयोजी बैंड का निर्माण होता है। बस। दूसरा लिखो आप चालन बैंड। चालन बैंड में क्या करोगे भाई? संयोजी शब्द को हटाकर क्या लगा दीजिए आप? तो रिक्त, और एज इट इज लिख दो। चालन बैंड में लिखो रिक्त ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से
रिक्त ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से चालन बैंड का निर्माण होता है। रिक्त ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से चालन बैंड का निर्माण होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक है, बताइए भाई किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी? दो बैंड है ना हमारे पास, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो कौन से बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होगी? सबको समझ में आ गया होगा एक साथ ही, क्योंकि चालन बैंड किससे मिलके बना है? रिक्त ऊर्जा स्तर से। संयोजी बैंड किससे मिलके बना है? संयोजी ऊर्जा स्तर से। और आप जानते हो रिक्त ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब ये हुआ कि चालन बैंड की ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? संयोजी में। चालन कैसे होंगे? बिल्कुल रिक्त। अच्छा, संयोजी पूर्ण भरा होगा कि आंशिक भरा होगा? पूर्ण भी हो सकता है। नोट करो इन बातों को, डैश लगाइए, लिखिए। संयोजी बैंड संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण या आंशिक भरे हो सकते हैं। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण या आंशिक भरे हो सकते हैं, जबकि चालन बैंड रिक्त होंगे। एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण भरे हो सकते हैं, जबकि चालन बैंड कैसे होंगे? रिक्त होंगे। अगला स्टार लगाइए। ऊर्जा की दृष्टि से पॉइंट बना दीजिए एक तो। क्या कहें? चालन बैंड की ऊर्जा, चालन बैंड की ऊर्जा, बोलिए, संयोजी बैंड की तुलना में ज़्यादा होती है। चालन बैंड की ऊर्जा संयोजी बैंड की तुलना में ज़्यादा होती है। देखिए ध्यान से, और सब बोर्ड में देखें एक बार। दोनों हेडिंग समझ में आएंगे आपको, है ना? देखो, दो बैंड है हमारे पास। अब पहला बैंड कौन सा है? देखो, मैं चित्र ऐसे बनाया करूंगा। अब एक तो ध्यान से देखना इस चीज को, इस तरीके से ऊपर कोष्टक टाइप में, और एक नीचे। ऐसे कई चित्र बनाएंगे अपन, है ना? ये चित्र दिखाता है बैंडों को। ऊर्जा किसकी कम है? तो वो नीचे। जो इसकी ऊर्जा कम है वो कहां पर आएगा? नीचे। ये तो कौन सा बैंड हो गया? संयोजी, हाँ या ना? और दूसरा बैंड कौन सा है साहब? ये हो गया साहब कौन सा बैंड है? चालन। दो बैंड है हमारे पास, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ये अब ऐसा मत करना कहीं चालन को आप नीचे लिख दो। ये ऊर्जा के क्रम में लिखा गया है। भाई जिसकी ऊर्जा कम है वो कहाँ आएगा? नीचे, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है वो कहाँ आएगा? ऊपर। क्या ये इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर है कि नहीं है? बताओ। संयोजी बैंड की ऊर्जा तो यहीं पर खत्म हो गई तरीके से, और चालन बैंड की ऊर्जा यहाँ से क्या हुई है? स्टार्ट। तो ये दोनों बैंड कौन कौन से? चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड और के बीच में ऊर्जा का अंतर है या नहीं है? तो इसका एक बहुत अच्छा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं साहब? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसका प्रतीक है डेल्टा ई और जी, और इसका नाम क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल।
आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अर्थ भी समझोगे। वर्जित का मतलब क्या होता है? निषेध। आपने देखा कहीं भी प्रवेश वर्जित लिखा होता है, मतलब ऐसे, मतलब उस जगह पर प्रवेश करना मना है। वर्जित का मतलब हो गया निषेध। और ऊर्जा अंतराल मतलब ऊर्जा का अंतर। एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कौन से बैंड में है इलेक्ट्रॉन? ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, कौन से बैंड में? संयोजी बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है चालन बैंड में। बैंड थ्योरी ये कहती है कि जब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, चालन बैंड में पहुंच जाएगा, तो धारा का प्रवाह होगा, है ना। तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? चालन बैंड में। कर पर क्या वो पहुंच पाएगा क्या? क्यों नहीं पहुंच पा रहा? ऊर्जा के अंतर की वजह से। आप याद करो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे में घूम रहा है, दूसरा संयोजी है, तो वो तीसरे में कब जाएगा? बोहर ने क्या कहा था? जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ना ऊर्जा त्यागता है ना ही ग्रहण करता है, पर जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है, हाँ या ना। संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कब जाएगा? जब ये अंतर के बराबर ऊर्जा इसको प्राप्त हो जाएगी। अरे नहीं, बात समझ में आई? अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है? संयोजी ऊर्जा स्तर में। जाना कहाँ चाहता है? संयोजी बैंड में बैठा हुआ है, चालन बैंड में जाना चाहता है, पर नहीं जा पा रहा है। किसकी वजह से? ऊर्जा अंतर की वजह। तो तभी तो इस ऊर्जा अंतर को नाम दे दिया गया वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? बिल्कुल सरल परिभाषा दिख रही है आपको इसमें से कि चालन बैंड तथा, बोलो, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, कॉमा लगाइएगा, क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं बताइए? सबको समझ में आ गई ना? वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहेंगे? चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है, इसे क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। और यहीं पर एक बात और पूछता हूँ, इसका प्रतीक आपको समझ में आएगा? आपको डेल्टा ई जी लिख दो, 2-3 बातें और लिख दो। चलो, इसका जो प्रतीक है वो है साहब डेल्टा ई जी, हाँ या ना। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मात्रक होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात और पूछता हूँ, ये हेडिंग तो यहाँ खत्म हो गई। खैर, आपने पदार्थ कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के, चालक, कुचालक, अर्धचालक। खुद का दिमाग लगाना, चालक, कुचालक और अर्धचालक। डेल्टा ईजी का मान सबसे कम किन पदार्थों में होना चाहिए? जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसका क्रम पूछूं अगर मैं, कि सबसे ज़्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान किस में होगा और सबसे कम किस में होगा? सबसे कम किस में होगा? आप सोचो एक मिनट के लिए। चालक का मतलब क्या था? जिसमें करंट आसानी से बहे। मेरी बात सुनना, जिसमें करंट आसानी से बहे। और बैंड थ्योरी के अनुसार करंट कब बहेगा? संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? चालन बैंड में। मतलब संयोजी का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंचे। और आसानी से कब पहुंचेगा? जब गैप कम से कम होगा। अरे नहीं, बात समझ में आई? तो याद रखना, चालक पदार्थों में, कौन से पदार्थों में? चालक पदार्थों में तो इसका मान होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसका मान कितना आता है? 0। अरे 0 है तभी तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, हर कंडीशन कुछ नहीं चाहिए उसको, अंतर 0 है ना, तो बड़ी आसानी से कहाँ पहुंच जाएगा? चालन बैंड में। और करंट का फ्लो करता रहेगा। पर अगर हम बात करें कुचालक की, तो आपने कुचालक के संदर्भ में क्या पढ़ा है भाई? कभी भी करंट फ्लो ना हो, किसी भी कंडीशन में करंट फ्लो, मतलब किसी भी कंडीशन में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां ना पहुंच जाए?
कब नहीं पहुंचेगा? जब गैप बहुत ज़्यादा होगा। और याद रखना ये गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे बढ़िया चालक किसको माना गया है? चांदी को। किसको माना गया है? और सबसे बढ़िया कुचालक हीरा, डायमंड। किसको माना गया है? डायमंड। और रही बात तीसरी, जो हमें इस चैप्टर में यहां से आगे पूरा पढ़ना है, कौन है? अर्धचालक की कंडीशंस क्या है भाई? करंट फ्लो हो भी सकता है, हमेशा होगा नहीं, और हमेशा ऐसा भी नहीं हो कभी फ्लो ही ना हो। तो गैप 0 भी नहीं होगा और गैप 6 भी नहीं होगा, कुछ बीच का सा होगा, लगभग 1 होता है भाई। ये आंकड़े आप याद रखोगे तो बेटर रहेगा। चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना आता है साहब? 0। कुचालकों में कितना आता है? 6। और अर्धचालकों में लगभग कितना आता है? 1। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो हेडिंग लगा दो आप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। हेडिंग लिख दें आप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल ब्रैकेट में डेल्टा Eg। और परिभाषा जल्दी से लिखें। पहले जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसका नाम लेना। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर, 2 बैंड है ना हमारे पास, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ये डायग्राम बना दो बड़ी से, और इस एरो को लिखना, ये चीज है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये डायग्राम बनाओ, और ये जो चीज है एरो, ये है हमारा क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल। 2 बैंड थे, संयोजी चालन बैंड। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्लियर है भाई यहां तक? ये डायग्राम बना देना, और लास्ट में स्टार लगा करके ये आंकड़े भी लिख लेना भाई। चालक पदार्थों में इसका मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख दो सीधा जी। चालक के आगे 0। कुचालकों में लगभग फिक्स आंकड़ा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालकों में 0.7, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टाइम क्या हुआ बता रहा हूँ? 8:11। ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, इसी से संबंधित है, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये नोट करने के बाद हेडिंग लिखना आप भाई, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का
आप समझना, बहुत सरल है। अगर आप इतनी चीज़ें ध्यान से सुन रहे थे तो आपके लिए कोई नई हेडिंग नहीं है अभी। कितने भागों में बांटना चाहिए? 3 भागों में। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन से? बोलते जाओ। नंबर 1 होंगे चालक पदार्थ। पहले कौन से होंगे साहब? चालक पदार्थ। दूसरे कौन से हो जाएंगे? कुचालक। और तीसरे कौन से हो जाएंगे? तो चालक की परिभाषा सुनो। कोई सिंपल पूछे आपसे चालक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से बहे। कोई कहे इलेक्ट्रॉन के आधार पर व्याख्या करो, तो आप कहोगे वो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। पर मुझे किसके आधार पर परिभाषा बोलनी है भाई? उसके हिसाब से ही तो मुझे आंसर देना होगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। या इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड मिले हुए हों। अरे गैप 0 कब होगा? जब दोनों कैसे होंगे? मिले हुए। मान लीजिए, आप देखो ध्यान से बोर्ड पे, कि एक परिभाषा तो हो गई कि ऐसे पदार्थ जिनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना हो? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। या इस चीज को ही मैं कैसे कहूंगा? 2 बैंड बना दूंगा। देखो ऐसे, पहला बैंड और दूसरा बैंड बिल्कुल इसी से लेंगे करता हुआ, मिलाते हुए। नीचे कौन सा बैंड? अरे बोला करो, संयोजी बैंड। ऊपर कौन सा बैंड? चालन बैंड। दोनों एक तरीके से कैसे मिले हुए हैं कि नहीं है? तो इन्हें क्या नाम दे देंगे हम? चालक। नहीं आई समझ में? कुछ भी तो नहीं है, परिभाषा में बोल दिया मैंने आपको पहले। ऐसे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना हो? 0। या इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं कि संयोजी बैंड और चालन बैंड मिले हुए हों, उन्हें क्या बोलेंगे? चालक। और थोड़ी व्याख्या करनी हो तो चूंकि गैप कितना है? 0, तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाएगा और हर कंडीशन के अंदर धारा का प्रवाह होगा। चालक की परिभाषा यही तो है कि हर कंडीशन में क्या बहना चाहिए? उसके अंदर करंट प्रवाहित होना चाहिए। ये तो कौन से हो गए साहब? चालक। दूसरे पदार्थ कौन से हमारे? अरे बोलो, चालक क्या बात है? अरे बोलो भाई। तो कुचालक में क्या परिभाषा बनाओगे बताओ? ऐसे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। इसका चित्र बनाना है मुझे। तो ऊपर कौन सा बैंड है? चालन बैंड। नीचे कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। और ये जो गैप है, जो डेल्टा Eg है, ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी व्याख्या हम क्या बोलोगे? कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी, कभी का मतलब ना तो निम्न ताप पर ना उच्च ताप पर, 2 ही कंडीशन होंगी। निम्न ताप का मतलब 0 केल्विन मान लीजिए और कोई हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ना निम्न ताप पर ना उच्च ताप पर इतनी ऊर्जा ग्रहण कर पाता है कि ये संयोजी बैंड से कहां पहुंच पाए। इसका मतलब इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कभी भी चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा, धारा का प्रवाह, इसलिए इन पदार्थों में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। और दोनों बात समझ में आई ना? लैंग्वेज बनाना सीखो, कहां तक रटोगे। एक चीज दिमाग में रखना खाली, चालक में गैप 0, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। कुचालक में गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्धचालक में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ गया एक क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों की व्याख्या कीजिए। तो ऊर्जा बैंड के आधार पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कोई सा क्रम लिख दो। नंबर 1 हमने लिया चालक पदार्थ। तो पहले सिंपल परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर, ऐसे बोल दो या डायरेक्ट बोल दो इस चीज को कि ऐसे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल। बात तो वही है ना? चाहे मैं संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कहूं या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहूं, बात तो एक ही है ना? तो ऐसे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या
ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड चालक बैंड परस्पर मिले हुए हों, जुड़े हुए हों, अति व्यापन में हों, कुछ भी कह देना, क्या कहलाते हैं? चालक। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से कहाँ पहुंच जाता है? चालन बैंड में, और धारा का प्रवाह होता है। दूसरे पदार्थ कौन से? कुचालक। क्या कहोगे? ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। और इनमें संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता कि वो चालन बैंड में पहुंच जाए। मतलब चालन बैंड हमेशा कैसे पाए जाएंगे? रिक्त। चालन बैंड हमेशा कैसे पाए जाएंगे? रिक्त। खेल खत्म। तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अर्धचालक के बारे में क्या विचार है? अर्धचालक बताओ किसे कहेंगे? वही डायग्राम बना देंगे। ऊपर कौन सा बैंड है? चालन बैंड। नीचे कौन सा बैंड है? संयोजी बैंड। और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, बस कॉपी तो करना है, करना क्या है? तो एक परिभाषा तो ये बन गई, ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्या कहलाते हैं? अरे बोला करो। अर्धचालक कहलाते हैं। अब व्याख्या कैसे करोगे बताओ? निम्न ताप, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में होता है ना, इसके पास एनर्जी लगभग 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है लगभग 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है। हम बात करें भाई 0 केल्विन ताप की। 0 केल्विन, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, परम शून्य ताप। क्या बोल सकते हैं? 0 केल्विन ताप पर तो जो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो कहां पहुंच पाए? 0 केल्विन पर कितनी ऊर्जा होती है? 0.25। कितनी होती है? अब क्या 0.25 लेकर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार कर पाएगा क्या? अरे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच पाएगा। तो 0 केल्विन पर तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब 0 केल्विन पर तो अर्धचालक कैसे काम करेगा? करंट नहीं बहता, उसे क्या बोलते हो? कुचालक। तो 0 केल्विन ताप पर तो कैसे काम करेगा? कुचालक की भांति। पर अगर ताप बढ़ाया जाए, 0 केल्विन की कहानी हो गई, पर अगर हम क्या बढ़ाएं साहब? ताप बढ़ाएं, तो एक अवस्था ऐसी आ सकती है कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? और धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब उच्च ताप पर ये कैसे काम करता है? आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा भी हो शायद कि 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर तो अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, सुना है ऐसा? और उच्च ताप पर ये चालक की तरह, इसे नाम बोलते हैं अर्धचालक। कैसा है ये? इसमें दोनों प्रॉपर्टी हैं, चालक की तरह भी काम कर सकता है और कुचालक की तरह। देखो चालक में तो हमेशा करंट बहेगा। अब तीनों मंत्र समझना आप। चालक पदार्थों में तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है साहब। कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें तो हर स्थिति में करंट फ्लो होगा, हाँ या ना? भाई 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। हर कंडीशन के अंदर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा भाई, हमेशा फ्लो होगा। इसमें गैप कितना है? 6। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता, तो इनमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। और इसमें गैप कितना बताया मैंने आपको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट देने होंगे हमें। अगर आप बात कर रहे हो 0 केल्विन ताप की या परम शून्य ताप की, तो नहीं होगा। संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। कैसे काम करेगा? कुचालक की तरह। पर ताप बढ़ाऊंगा तो पहुंच सकता है। और कैसे काम करेगा? चालक की। नोट करिए, समझ में आ गया नहीं आया? हेडिंग डालिए, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और लिखिए इस आधार पर। हेडिंग में लिखें आप, इस आधार पर पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है।
इस आधार पर पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पहले पदार्थ कौन से हैं? लिखो चालक पदार्थ। नंबर 1 लिखें आप, चालक पदार्थ। हेडिंग बना दें इसको, लिखो इसमें लिखिए ऐसे पदार्थ। अब हमें परिभाषा चालक की बोलनी है, पर किसके आधार पर बोलनी है भाई? बैंड सिद्धांत से। यह बात दिमाग में रखना आप। ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अर्थात एक परिभाषा और जोड़ते हैं इसके अंदर, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही दूसरे शब्दों में अपन कैसे व्यक्त करेंगे? अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड अतिव्यापन की अवस्था में हो, मतलब मिले हुए हो। ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अथवा ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड अतिव्यापन की स्थिति में हो, अवस्था में हो, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। ये वाला डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम मिले हुए दिखा देना, मतलब जल्दी से। ये जो फर्स्ट में मैंने चालक में बनाया है, ये डायग्राम बनाइए। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चालक को चालक, अर्धचालक। पहले पदार्थ पढ़े हमने चालक पदार्थ। चालक पदार्थ वो हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर ऐसे कहें संयोजी बैंड और चालन बैंड आपस में मिले हुए होते हैं, उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। जल्दी से डायग्राम बनाएं, ये वाला फर्स्ट नंबर है। बना लिए? एक लाइन लिख दो इसके बारे में। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे धारा प्रवाह होगा। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे धारा प्रवाह होगा। पहले पदार्थ हो गए ना भाई। दूसरे लिखिए आप कुचालक पदार्थ। नंबर 2 कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थों में लिखो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। डायग्राम बनाओ जल्दी से।
बस दिमाग में देख शब्द रखना है ना खाली अपने को। चालक में गैप कितना, 0, हमेशा करंट फ्लो। कुचालक में गैप कितना, डायग्राम बनाते रहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अर्धचालकों में गैप कितना बताया मैंने आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी से डायग्राम बना दें। देखिए, इन पदार्थों में, कुचालकों में लिखिए भाई, इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी, कभी से मेरा मतलब कब है, निम्न ताप और उच्च ताप, कभी भी है ना। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है कि वह संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच सके। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता है कि वह संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच सके। अर्थात चालन बैंड हर स्थिति में रिक्त होता है। इन पदार्थों में संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी उतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच सके। अर्थात चालन बैंड हर स्थिति में रिक्त रहता है, जिसे धारा प्रवाह नहीं होता, जिसे धारा प्रवाह नहीं होता। जिसे धारा प्रवाह नहीं होता। क्लियर है भाई। और नंबर 3 लिख दीजिए आप, अर्धचालक। अर्धचालक में परिभाषा 6 को हटाकर 1 लिख दो। ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ऐसे लिखो। ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर कितना हो साहब, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अर्धचालक कहलाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अर्धचालक कहलाते हैं। डायग्राम बनाएं। ऐसा ही डायग्राम बना दें, 6 को 1 लिख दें। ठीक है, लिख दिए, डायग्राम बना दिया ना। डायग्राम के नीचे लिखें 0 केल्विन ब्रैकेट में परम शून्य ताप, 0 केल्विन ब्रैकेट में परम शून्य ताप, ब्रैकेट बंद कर दो, पर 0 केल्विन ब्रैकेट में परम शून्य ताप पर तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती। 0 केल्विन ताप पर तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह 0 केल्विन ताप पर तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह चालन बैंड में पहुंच सके। जीरो केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह चालन बैंड में पहुंच सके। अतः 0 केल्विन पर तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह चालन बैंड में पहुंच सके। अतः 0 केल्विन पर तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं।
0 केल्विन पर तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च ताप पर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ताप पर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में पहुंच जाता है। परंतु उच्च ताप पर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे धारा प्रवाह होता है। यहाँ पहुंच जाता है और ये चालक के भांति कार्य करते हैं, इसलिए को ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर? अरे कहानी समझ में आई क्या? तो अब आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा कि 0 केल्विन पर तो अर्धचालक का व्यवहार कैसा है। 0 केल्विन पर तो अर्धचालक का व्यवहार कैसा है? कुचालक की भांति। उच्च ताप पर कैसा है? ये तीनों हेडिंग क्लियर है आपकी। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग आप, अर्धचालक के प्रकार। अब यहां से आगे जो चर्चा करनी है हमें, किसी करनी है? अर्धचालक की। अर्धचालक के प्रकार देखिए भाई, समझना पहले बहुत ध्यान से है ना। देखिए अर्धचालक वैसे तो 2 प्रकार के, सुनना। बात करें हम अर्धचालक के प्रकार की, तो अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं भाई, सुनना। और 2 कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला जो प्रकार है वो है साहब नेज, या इसी को हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। जो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है? बोला करो। नेज या शुद्ध अर्धचालक, जैसा कि इसका नाम है नेज या शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। अर्धचालक अक्सर किसके बनाए जाएंगे? मैं वो बात भी आपको बता दूं। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, बोरोन पढ़ा है। बोरोन के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन पढ़ा है क्या आपने? ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं इसको बहुत काम में लूंगा भाई, है ना, अदरवाइज आपको रटने पड़ेंगे। सुना ध्यान से, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन पढ़े ना आपने। बोरोन के नीचे कौन कौन आता है? एल्यूमिनियम और गैलियम। अरे हाँ या ना? कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सही है क्या? नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस और आर्सेनिक। इतनी पीरियोडिक टेबल आप सबको याद होगी शायद, दिमाग बोर्ड पे लगाना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीज़ पर रटनी पड़ेगी भाई। इतनी आवर्त सारणी सबको आती है ना। इसके तो अर्धचालक बनते नहीं है, खत्म करो। अर्धचालक बनते हैं कार्बन परिवार के। किसके? तो कार्बन परिवार में कौन कौन बच गए साहब? सिलिकॉन और जर्मेनियम। खैर अर्धचालक और भी कई प्रकार के होते हैं, इन्हें धात्विक अर्धचालक कहा जाता है। धात्विक अर्धचालक कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोई भी आप एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। मैं आपको सिलिकॉन से पढ़ाऊंगा, सिलिकॉन ना लेना चाहो आप, एज इट इज सब जगह सिलिकॉन हटाकर क्या जमा देना? जर्मेनियम। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है। याद रखना अर्धचालक किसके बने होते हैं भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके बारे में थोड़ी बात और करता हूं। इनकी संयोजकता कितनी है?
अरे कितनी संयोजकता है इनकी नालायकों? कार्बन कितने बंध बनाता है? क्यों? क्योंकि उसकी 4 संयोजकता है। संयोजकता का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितनी संयोजी है ये? 4 संयोजी। ये कितना संयोजी है? 5। और ये कितना संयोजी है साहब? 3। ये भी आप याद रखोगे, हाँ या ना? अभी अपन बात कर रहे हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक की। शुद्ध का मतलब आप अगर सिलिकॉन लेकर चल रहे हो ना, तो सिवाय सिलिकॉन के कुछ और नहीं होना चाहिए। पूरी संरचना किसकी होनी चाहिए? सिलिकॉन की। कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल परिभाषा है नैज अर्धचालक की कि ऐसे अर्धचालक जिनमें ना तो संरचनात्मक दोष हो, मतलब ना तो उनकी कोई संरचना में दोष होना चाहिए, ना तो संरचनात्मक दोष हो, तथा ना ही कोई अशुद्धि हो, ना ही कोई अशुद्धि हो। उन्हें कौन से अर्धचालक कहेंगे साहब? नैज या शुद्ध अर्धचालक। दोबारा परिभाषा बोलिए, नैज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे? ऐसे अर्धचालक जिनमें ना तो संरचनात्मक दोष हो और ना ही कोई अशुद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन का ले लेते हैं, दिमाग लगाना। सिलिकॉन कितना संयोजी है? हमने 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके चारों, ये लो, हाँ या ना? तो ये क्या करेगा? अब देखो, पदार्थ में कोई एक ही सिलिकॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे ना। तो इसके पड़ोस में कोई और भी तो सिलिकॉन होगा एक तरीके से। उसके पास भी कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। एक सिलिकॉन ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये इलेक्ट्रॉन देगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी। सहसंयोजी कौन सा बंध? तो ये क्या करेगा? सिलिकॉन इस सिलिकॉन से एक सहसंयोजी बंध बना लेगा। डबल बॉन्ड मत समझना इसे, सिंगल लेयर बनाते हो ना आप, वही है। थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है। तो एक सिलिकॉन ने एक बंध तो यहां बना लिया, हाँ या ना? और सिलिकॉन कोई ना कोई इसके ऊपर भी तो होगा, बिल्कुल होगा साहब। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। एक बॉन्ड इसने कहाँ बना लिया? ऊपर बना लिया। कोई ना कोई सिलिकॉन परमाणु यहां भी तो होगा, इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। एक बॉन्ड इसने यहां बना लिया, और कोई ना कोई सिलिकॉन परमाणु नीचे भी तो होगा साहब, एक बॉन्ड इसने यहां बना लिया। मेरी कहानी समझ में आई कि नहीं है? मैं कहना चाह रहा हूं, सिलिकॉन कितना संयोजी है? सिलिकॉन कितना संयोजी है नालायकों? मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? तो एक सिलिकॉन परमाणु 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं से, एक सिलिकॉन परमाणु 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, और कितने सहसंयोजी बंध बना रहा है? 4 सहसंयोजी बंध। अच्छा, यही कहानी सभी परमाणुओं की रही होगी। ये सिलिकॉन है तो इसका पड़ोसी यहां, एक यहां और एक यहां, इसका एक यहां, एक यहां, एक यहां, सबका कोई ना कोई पड़ोसी चल रहा होगा। ये संरचना कब तक चलेगी? अनंत काल तक। अरे बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी ना। तो आप इतना बना सकते हो, या एक तरीका इसका और भी है, आप 9 परमाणु संरचना बना दो। इसको एक थोड़ा आपको सिमिलरिटी से नजर आ जाएगी। चाहते तो हम यही भी छोड़ सकते थे भाई इसको ना, यहाँ पर सिलिकॉन और यहाँ भी सिलिकॉन। इनके पास भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबके पास 4-4 बना दो। तो देखो, इसका एक बंध यहाँ बन जाएगा, इसका एक बंध यहाँ बन जाएगा। इसके आगे बन रहा होगा, इसका के ऊपर भी तो बन रहा होगा, इसका ऊपर बन रहा होगा, इससे बन रहा है, और भी कहीं ऊपर बन रहा होगा, इधर बन रहा होगा, इसका नीचे इससे बन रहा है, इसका नीचे इससे बन रहा है, इसका नीचे इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है। मेरी बातों को समझ पाए क्या आप? अरे हाँ या ना? क्या इस संरचना में आपको कोई अशुद्धि नजर आ रही है क्या? अशुद्धि का मतलब सिलिकॉन के अलावा कोई और नजर आ रहा है क्या? और ना कोई संरचना में दोष है, बिल्कुल सिमेट्रिकल संरचना है ना, एकदम बिल्कुल शानदार। तो ये कौन से अर्धचालक हो गए?
नैज या शुद्ध, नाम में ही था, नाम में ही देखो। अर्धचालक दो प्रकार के हैं। नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, नैज या शुद्ध अर्धचालक। नैज या परिभाषा समझ में आई क्या? ऐसे अर्धचालक जिनमें ना तो कोई संरचनात्मक दोष हो और ना ही कोई अशुद्धि हो, उन्हें कहते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक। अब मेरी बात सुनना, आप याद करो अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 में लिखाया था भाई। चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघट्य विलयनों में आवेश वाहक धनायन और ऋणायन, जैसे अमोनियम क्लोराइड का विलयन है तो Na+ और Cl-। ऐसे ही मैंने अर्धचालकों में भी लिखाया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, किसी को याद हो तो। अर्धचालकों में आवेश वाहक मतलब, आवेश वाहक का मतलब जिसकी वजह से करंट बहता है। दो चीज याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। कौन कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन और। क्या आपको इस संरचना में, ये 0 केल्विन की बात की जा रही है, क्या 0 केल्विन पर आपको कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नजर आया क्या? इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं पर सभी इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कोई होल दिख रहा है क्या? होल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ना तो इलेक्ट्रॉन दिखा ना हमें होल दिखा। तो 0 केल्विन ताप पर इस संरचना में कोई भी आवेश वाहक नहीं है। दोबारा समझना, 0 केल्विन ताप पर इस संरचना में आपको कोई आवेश वाहक नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्या करंट बहेगा? तो कैसे काम करेगा? और वास्तव में अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर कैसे काम करता है? थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई थी, पर बैंड सिद्धांत के अनुसार। कौन सिद्धांत था? अभी भी वही बात समझा रहा हूं, संरचना के आधार पर। फिर अपन ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? तो ताप बढ़ाने से कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे। सुनना कहानी, सहसंयोजी बंध बहुत प्रबल नहीं होता भाई, ये थोड़ा दुर्बल ही होता है ना। तो जैसे आप ताप बढ़ाओगे सब तो नहीं टूटेंगे, पर कुछ एक बंध इनमें से टूट जाएंगे। और जब एक बंध टूटता है ना, एक सहसंयोजी बंध टूटता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल का निर्माण होगा। जैसे ही एक बंध टूटा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए? और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो होल भी मुक्त हुए होंगे। मेरी बात सुनना, 0 केल्विन ताप पर कोई भी आवेश वाहक नहीं था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। 0 केल्विन पर यह अर्धचालक कैसे काम कर रहा था? अरे कैसे काम कर रहा था? कुचालक की तरह। पर जैसे हमने ताप बढ़ाया तो कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। और किसका निर्माण होता है? इलेक्ट्रॉन और होल का। इनका नाम है ताप जनित्र आवेश वाहक। क्या नाम है भाई? आवेश वाहक तो है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि ताप बढ़ाने से इनका जन्म हुआ है एक तरीके से, तो क्या नाम दिया गया इनको? ताप जनित्र आवेश वाहक। अर्धचालक दो प्रकार के हैं। नंबर 1 नैज या शुद्ध अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक जिनमें ना तो कोई संरचनात्मक दोष हो ना ही कोई अशुद्धि हो। कौन से अर्धचालक कहलाते हैं? नैज अर्धचालक। डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम के नीचे लिख देंगे, सिलिकॉन कितना संयोजी है? 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। हाँ या ना? 0 केल्विन ताप पर संरचना में कोई भी मुक्त आवेश वाहक, मुक्त आवेश वाहक से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन और होलों से है, नहीं है, तो कैसे काम करेगा? कुचालक की भांति। पर जब ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी बंध टूटते हैं और ताप जनित्र आवेश वाहकों का निर्माण होता है, जिससे चालकता बढ़ती है। चालकता और धारा का प्रवाह होगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, सुनना। आप बंधों को एक लिमिट में ही तो तोड़ सकते हो। बंध तोड़े आपने, मान लो अभी जाल बुना हुआ है समझो, तो 1-2 धागे तो तोड़ सकते हो एक तरीके से। आप सब तोड़ दिए तो संरचना बिखर जाएगी पूर्णतः। अरे हाँ या ना? इसमें पाबंदी है कि आप बंधों को एक लिमिट में ही तोड़ सकते हो। और जब बंध एक लिमिट में टूटेंगे तो आवेश वाहक एक निश्चित मात्रा में तो बन सकते हैं। मेरी बात समझो आप ध्यान से। क्या इन चालकों में अनलिमिटेड आवेश वाहक पैदा हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जो बंध टूटेंगे ये एक फिक्स संख्या में ही टूट पाएंगे। तो आवेश वाहक कैसे बनेंगे? कम। तो इनकी चालकता कैसी रहेगी? कम। भाई चालकता किसकी वजह से थी? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों की वजह से। वो कम होंगे तो चालकता भी क्या होगी? कम।
मतलब जो नैज अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता क्या होती है? कम। अब सुनना ध्यान से, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए, नैज अर्धचालक की क्या बढ़ाने के लिए? चालकता बढ़ाने के। सिलिकॉन का अर्धचालक है ना, तो इसमें हम मिलाएंगे अशुद्धि। क्या मिलाएंगे इसमें? और सिलिकॉन में क्या क्या मिल सकता है? या तो फास्फोरस या पंच संयोजी मिलाया तो फास्फोरस मिलाया, और त्रिसंयोजी मिलाया तो क्या मिलाया? सिलिकॉन में आर्सेनिक कभी नहीं मिलेगा, उसी लाइन में मिलेगा जो है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो पहले तो ये बताइए कि नैज अर्धचालकों में आपको अशुद्धि क्यों मिलानी पड़ रही है? इनकी चालकता बहुत कम है। किनकी? क्यों कम है वो समझ में आ गया रीजन? नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम है, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। और जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया उसे बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। मादित बोलते हैं हिंदी में, मादित। उसे क्या बोलते हैं? डोपिंग। और नैज अर्धचालकों में जब हम डोपिंग कर देंगे, डोपिंग करने का मतलब अशुद्धि मिला देंगे, तो जो अर्धचालक प्राप्त होंगे ना वो दूसरे नंबर के होंगे, और इन्हें कहेंगे हम बाह्य या अपद्रवी। बाह्य मतलब अशुद्धि बाहर से मिलाई आपने, और अपद्रवी का अर्थ अशुद्धि होता है भाई, उन्हें बोलते हैं बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। तो कुल मिलाकर के अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? अरे रो दिया करो। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नैज या शुद्ध अर्धचालक। परिभाषा समझ में आ गई? नाम से ही देखो ना, तो शुद्ध मतलब कुछ अशुद्धि नहीं, ऐसे अर्धचालक जिनमें ना तो कोई संरचनात्मक दोष है और ना ही कोई अशुद्धि है, उन्हें कहते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक। एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। सिलिकॉन लोगे तो पूरे सिलिकॉन दिखेंगे, जर्मेनियम लेंगे तो पूरे जर्मेनियम दिखेंगे। थोड़ी सी कहानी सुना देंगे। सिलिकॉन कितना संयोजी है? बोला करो, सिलिकॉन कितना संयोजी है? तो 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाँ या ना? 0 केल्विन की कहानी सुना दो। 0 केल्विन तापमान संरचना में कोई भी आवेश वाहक नहीं है, तो 0 केल्विन पर कैसे काम करेगा? कुचालक की भांति। पर जब ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी बंध का वियोजन होगा और ताप जनित आवेश वाहकों का निर्माण, जिससे चालकता में क्या होगी? वृद्धि। हाँ या ना? दूसरे अर्धचालक कौन से हैं साहब? बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ी इनकी? नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, और जो अर्धचालक हमें प्राप्त होगा उसका नाम होगा बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। हाँ या ना? अब अशुद्धि कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। इसका अशुद्धि का नाम होगा, इन अशुद्धियों का तो नाम होगा साहब दाता। सुनना, इसका नाम, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है अपने आप में। दाता अशुद्धि। क्यों दाता? सुनना साहब, आपने एक फास्फोरस मिला दिया सिलिकॉन को हटाकर। क्या मिला दिया? फास्फोरस कितना संयोजी है? मतलब बाह्यतम कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 2 3 4 तो बंद बन जाएंगे, पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? मुक्त। क्या रहेगा? संरचना देखना आप ध्यान से। मैं 9 पहले गोले बनाए लूँ, थोड़े छोटे बनाए क्योंकि एक डायग्राम उधर और बनाना। यहाँ ले लेते हैं इसको, है ना? 3 सुनो, इस सेंटर वाले सिलिकॉन को हटाकर मैंने क्या मिला दिया? फास्फोरस। और बाकी सभी जगह क्या है? सिलिकॉन। तो क्या ये नैज अर्धचालक है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं है? अशुद्धि दिख गई मुझे, फास्फोरस। हाँ या ना? सिलिकॉन के पास तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। फास्फोरस के पास कितने हैं साहब? तो देखो ये 4 तो बंद पूरे बना ही लेगा शायद। संरचना थोड़ी बढ़ाई दो।
ये समझ में आया कि नहीं आया? 4 बंद तो पूरे बन गए, पर क्या एक इलेक्ट्रॉन इसने संरचना को दान में दे दिया? एक्स्ट्रा था ना। अरे दान कौन देगा? जिसके पास एक्स्ट्रा होगा। तो क्या इसने एक इलेक्ट्रॉन संरचना को एक्स्ट्रा दान में दे दिया? इसलिए इस अशुद्धि का नाम क्या बन गया? दाता। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। 2 तो लिखे आ जाएंगे जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम और फास्फोरस। निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए। कितना आसान क्वेश्चन है। ये सिस्टम दिमाग को रखना, चक्कर पड़ जाएगा अदरवाइज। रटा तो मैंने भी नहीं आज तक, भाई आप नहीं रटोगे। दाता अशुद्धि बोल देंगे इसको, है ना। अच्छा सुनना बहुत ध्यान से। और इनको क्या नाम दे देंगे फिर? ग्राही। ग्राही क्यों? 3 ही तो रहेंगे इसके पास में, 14 खुद के पास खाली है। जिसके पास खुद के पास ना हो उसे क्या नाम दिया जाएगा? ग्राही। हाँ है ना। चलो इसका भी डायग्राम बना के दिखा दूं आपको एक साथ में। 2 गोले और ले लेते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना, रटने से काम नहीं चलेगा भाई ना। अब की बार किसे मिला दूंगा? एल्यूमिनियम। अरे ग्राही मिलाइए ना। संरचना अगर जर्मेनियम की होती तो गैलियम और आर्सेनिक मिलता। ये दिमाग को रखना अपने भाई। तो ये 3 बंद तो पूरे बना ही लेगा, क्योंकि इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन है ना। ये तो सब बन गए ना। पर क्या ये बंद पूरा बन पाएगा क्या? यह तो इलेक्ट्रॉन, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन कमी है कि नहीं है? और इलेक्ट्रॉन कमी मैंने बिल्कुल गोल बनाया है। इसे बोलते हैं हम होल। क्या बोलते हैं? इसके खुद के पास में एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। मेरी बात सुनना। बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक कैसे बने थे? नए अर्धचालकों में क्या मिलाई थी आपने? अशुद्धि। प्रक्रिया को नाम दिया था डोपिंग, और जो अर्धचालक बने हैं उन्हें नाम दिया था बाह्य या अपद्रव्य। अब बहुत ध्यान सुनना। अशुद्धि तो मिलाएंगे बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक बनाने के लिए, पर अशुद्धि कितने प्रकार की है? अरे नालायक, अशुद्धि कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? धाता और ग्राही। थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं। जो नए अर्धचालक हैं इनकी प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन? उदासीन। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन को मान लो माइनस, होल को मान लो प्लस। जितना माइनस उतना प्लस। इसका मतलब प्रकृति कैसी है? उदासीन। और ये जो अर्धचालक बनाए ये कब बनाए? जब आपने नेज में कौन सी अशुद्धि मिलाई है? दाता। दाता बोलेंगे या पंच संयोजी बोल दीजिए। नेज अर्धचालक में कौन सी मिलाई है? दाता। और नेज में कौन सी मिलाई है? ग्राही। जब आपने नेज में कौन मिलाया? दाता। तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे? दिमाग लगाओ। अभी 0 केल्विन पर कुछ नहीं था, आपने एक कौन घुसेड़ दिया इसमें? फास्फोरस। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया? देखो सब तो बंद बना रहे, पर ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है कि नहीं है? तो 0 केल्विन पर भी कुछ चालकता इसके अंदर होगी। चालकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 0 केल्विन पर इस संरचना में तो चालकता है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेश वाहक नहीं है। पर अगर मैं नेज में एक अशुद्धि मिला दूं तो क्या मुझे आवेश वाहक नजर आ रहा है क्या? तो 0 केल्विन पर भी करंट फ्लो हो सकता है। हाँ या ना? चालकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और कौन से आवेश वाहक ज्यादा हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अब आप ताप बढ़ाओगे तो ताप जनित आवेश वाहक और बनेंगे। खैर उनकी संख्या कैसे रहेगी? आपस में बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने क्या बनेंगे? होल। पर क्या इस पूरी संरचना में आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएंगे? और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसकी प्रकृति होती है ऋणात्मक। इनकी प्रकृति कैसी थी? उदासीन। इसकी कैसी है? ऋणात्मक। और इसकी कैसी होगी? धनात्मक। अरे इलेक्ट्रॉन कम है ना, ऋणात्मक को बोलते हो नेगेटिव, और नेगेटिव से ही नाम लिया गया है एन। तो ये कौन से प्रकार का अर्धचालक है? एन प्रकार। बहुत फेमस है ये अपने आप में। मतलब मेरी बात दोबारा ध्यान सुनना। बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आपने नेज में दिमाग चालू रखो अपना भाई, रटने से कुछ नहीं कर पाओगे। नेज में आपने क्या मिलाई? अशुद्धि मिलाई। तो कौन से बने? बाह्य। जब अशुद्धि मिलाने गए तो यार देखा अशुद्धि तो 2 प्रकार की है, दाता और। अगर दाता मिला दें किसमें? नेज अर्धचालक में। कौन से अशुद्धि मिला दूं तो कौन से अर्धचालक बनते हैं?
एन प्रकार। नाम समझ में आया? एन प्रकार क्यों दिया गया? आपने दाता मिलाई, दाता का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नेगेटिव का मतलब एन, एन प्रकार के अर्धचालक। और दूसरा, बिल्कुल ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े क्या कुछ, पी प्रकार के अर्धचालक। तो साहब एन प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा जल्दी से बोल दीजिए आप। जब नेज अर्धचालकों में धाता अशुद्धि मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक, जब नेज अर्धचालकों में ग्राही अशुद्धि, धाता ग्राही छांट लेंगे। चलो इसका एन प्रकार का एक उदाहरण बताइए आप। तो सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक, या जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्ध। और पी प्रकार की परिभाषा, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या जर्मेनियम में गैलियम। अरे नहीं समझ में आया? ये हमारे अर्धचालक के प्रकार हो गए। तो मूल तो अर्धचालक दो प्रकार के हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक कह दीजिए, और दूसरा बाह्य या अपद्रवी। और बाह्य या अपद्रवी खुद दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। यहां तक कहानी समझ में आई? टाइम बताओगे एक बार? 55 हो गए, तो थोड़ा बहुत तो निकलो इसमें। कल लिखाएं क्या फिर? और भी क्लास है इसके बाद आपकी? चलो ठीक है, कल नोट कराएंगे इसको ना। अर्धचालक के प्रकार, यहां तक आप इसको पढ़ के आना भाई ना। समझा दिया है, कल शायद लिखाने का काम रहेगा केवल, है ना।